फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज के क्लास में हम देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए बुक 25 सेट का जो बुक निकाला गया है, तीसरा एडिशन, थर्ड एडिशन, इसी का हम आज सेट नंबर 2 देखेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं वह बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है जो 3 नवंबर 2023 को पूछा गया था। तो उसी का एनालिसिस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी। बिंदेश्वर पाठक कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। बिहार के किस जिले के? वैशाली जिले के। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 कब 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की, जिसको हम सुलभ शौचालय आजकल जो चल रहा है इसी से प्रेरित होकर चल रहा है। और इस कार्य के लिए इन्हें 1991 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? किससे है? टीकाकरण से, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आप कहिएगा 1974 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 का पूछ रहा है, तो 2026 में कहाँ पे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है। 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग तो हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, मस्तिष्क का कितना भाग होता है? तो 3 प्रमुख भाग होता है। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, क्या होता है? तो लोकसभा का 15% यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। ठीक है। डीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? क्या है? तो चालक रहित विमान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कहाँ पे है? कहाँ पर है? तो कांवर झील में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, जिसको हम गोखुर झील भी कहते हैं, वह कांवर झील ही है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा, कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। वह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहले सुनिए 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। और यह रेखा भारत में माही नदी
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है। टोटल 8 राज्य से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद इसका नाम उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंभात खाड़ी में जाकर यह नदी गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध इसी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली किस संधि के द्वारा? किस संधि के द्वारा मिले? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? तो प्रथम संधि हुआ था 1765 ईस्वी में, और इलाहाबाद की दूसरा संधि हुआ था, यह भी 1765 में ही हुआ था। बस प्रथम हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 324 में है। ठीक है, अब भाग किस में है? तो भाग 15 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? कब बनाती है कानून? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव पर कानून बनाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगी गुहार मोती जो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जिसको हम समताप मंडल में कहते हैं, उसी में ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। प्रश्न देखिए, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सबसे ऊंचा बादल क्या कहलाता है? तो पक्षाभ बादल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। ये तो सभी जानते हैं, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी ढूंढ रहे हैं क्या? पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून यानी कि वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन जो गैस है उसके द्वारा लाल प्रकाश का अवशोषण के कारण वरुण ग्रह नीला दिखाई देता है, इसलिए उसको नीला कहा जाता है। ठीक है, यह वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए।
ठीक है। अच्छा, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था? द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी में उसने गति के नियम को प्रतिपादन किया था। यह पुस्तक कब लिखी थी? तो 1684 ईस्वी में द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ आवश्यक है? तो आप कहिएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अपघटक को, ऑप्शन बी। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं। इस कारण से ही इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? किससे है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? तो कहिएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। इसको हटाकर कहाँ ले गया? तो 300 के क में, और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न, बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? तो आणविक ठोस है। बर्फ आणविक ठोस है। ठीक है। हाँ, कुछ बर्फ के बारे में कुछ फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है और आयतन बढ़ता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब समुद्र के पानी में बर्फ तैरती है तो उस समय क्या होता है? कितना आयतन पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है। और क्या हो छूट रहा है? अच्छा, जल का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जल का घनत्व। और जल का आयतन 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करने पर पहले घटता है, फिर बाद में 4 डिग्री के बाद बढ़ता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरोजता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब रहा? तो आप कहिएगा 1813 से लेके 1823 तक, 10 साल। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? महात्मा गांधी से कौन सी पुस्तक संबंधित है? तो यंग इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, और कौन कौन सा बुक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है? तो याद कीजिएगा, देखिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह उनका आत्मकथा है। ठीक है, इतना सारा बुक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लघु पथन के समय परिपथ में क्या हो जाता है? तो इस समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लघु पथन, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। ठीक है, इसको। अगला प्रश्न देखिए, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? वह कौन सा ऐप है? तो रियल मैंगो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1957 द्वारा। कब हुआ था? 1959 में। 1957 द्वारा 1959 में आरपीएफ का गठन हुआ था। ठीक है।
आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को। 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार पूछ रहा है ना, तो 73%, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूछेगा केवल पुरुष साक्षरता तब कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 82.14%। और केवल महिला का साक्षरता दर पूछे तब कितना हो जाएगा? तो 65.46%। ठीक है। अब अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तसीगंग किस राज्य में स्थित है? तसीगंग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? बैक्टीरिया जनित कौन सा रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है। अच्छा, टाइफाइड के अलावा कौन कौन है जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? तो कोढ़, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस, गोनोरिया, प्लेग, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, और सिफिलिस, ये सभी बैक्टीरिया से होता है। ठीक। हेपेटाइटिस किससे होता है? तो हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। और विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है? तो हेपेटाइटिस हो गया, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, ये सब विषाणु से होता है। और चेचक तो हो गया, चेचक किससे होता है? तो यह भी तो विषाणु से हो गया। और खसरा, खसरा किससे होता है? तो खसरा भी विषाणु से ही होता है। मतलब ये तीन जो है विषाणु से होता है, और टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है। बच कौन गया? कवक। हाँ, कवक से क्या क्या होता है? तो एथलीट फुट, दाद, दिनाई, खाज, खुजली, मदुरा फुट, ये सब किससे होता है? तो कवक से होता है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो उदयन थे, ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है। उदयन किस वंश के शासक था? तो आप कहिएगा हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? इस आयोग का संबंध शिक्षा से है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत की है? तो नीलगिरी पर्वत की है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न, 8वीं सूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं सूची में कितने भाषा है? तो आप कहिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 22 भाषा कौन कौन है, कोई बता पाइएगा? सुनिए, असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठा, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है। उसके बाद सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, और कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, इस तीनों को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और लास्ट में 2003 में यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा, उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया था। उड़िया को ओडिया कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? क्या था लैंडर का नाम? तो विक्रम,
यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सी रॉकेट के द्वारा? LV-M3 M4 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। अगला प्रश्न, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन कौन नहीं है? इंसुलिन यह है, एस्ट्रोजन यह भी है, कैल्सिटोनिन यह भी है, साइटोकाइनिन यह मानव हार्मोन नहीं है, ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है? आप सभी जानते हैं कहाँ पे? मोहनजोदारो में। आप फिल्म भी देखे होंगे मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन का। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कौन था? तो पांचाओ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? हम सभी जानते हैं बजरंग पुनिया कुश्ती है, कुश्ती खेलता है। देखिए, कुछ का नाम सुन लीजिए आप, जैसे PV सिंधु, इसका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी है, हिमा दास धावक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है, रवि कुमार दहिया यह भी कुश्ती करता है, और भवानी पटेल यह पैरा टेबल टेनिस खेलती है, मनु भाकर निशानेबाज है, और मीरा बैचानू यह वजन उठाती है, मतलब भारोत्तोलन है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? कितना दिन तक रोक सकती है? मात्र 14 दिन तक, ऑप्शन डी। अच्छा, धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा खेत, ऑप्शन बी। कृत्रिम पूछ रहा है ना, हाँ खेत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तूतीकोनिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यह बंदरगाह तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, 3 मई 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया की दर को घटा भी देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? इतिहास में पढ़े होंगे, साइमन कमीशन को विरोध इसलिए हुआ था कि इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ऑप्शन बी। अच्छा, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में होता है, नवंबर 1927 में होता है। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव वर्केन हेड के द्वारा किया गया है, और इस कमीशन में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 के 7 अंग्रेजी थे, इसीलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन भी
इसे कहा गया है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 में 3 फरवरी 1928 में भारत आता है। अगला प्रश्न देखिए, 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? कौन था? तो MS खान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? धात्विक खनिज का उदाहरण सोना, चांदी, लोहा यह सभी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहिएगा यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है महोगनी और रोजवुड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ कहाँ पर होता है? केरल में होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र यह कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रावण भाता यह राजस्थान में है। अच्छा, कुननकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो बोध गया में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। ठीक है, आप लोग यह भी बताइएगा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत की पहली पूछ रहा है तो पहली हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कब? 1904 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? पहली बार समुद्री सीपियों का प्रयोग करके सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह असफल रह गया था। और भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, यानी कि गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है, यह किसका भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया किसकी भाग है? प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इंटरनेट साथी, ऑप्शन बी। देख रहे हैं ना कितना इंटरनेट साथी है, डिश पर डिश बनाई जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाइए। अहमदाबाद आंदोलन, यह कब हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन, तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था, और खेरा सत्याग्रह यह हुआ था 1918 में। अच्छा, 1918 में यह कब हुआ था? मार्च में, मार्च से जून तक। और ये अहमदाबाद 1918 में फरवरी में ही हुआ था, फरवरी मार्च में। ठीक है, तो मिलाइए कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 1, 3। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, जो राज्यसभा के लिए भी मान्य है। ठीक है, देखिए कुछ समझ लीजिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष। ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो गया, और राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सब के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, बृहत ट्रक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक मार्ग
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रंक रोड किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से, सभी जानते हैं। NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक है, इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना कब होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन देश में कितने सदस्य देश है? तो 194 सदस्य देश है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर तो समझ गए, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी अर्धचालक का यदि ताप बढ़ा देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध घटेगी, प्रतिरोध घटेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके उदाहरण कौन कौन है अर्धचालक का? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलिनियम, यह सब अर्धचालक का उदाहरण हो गया। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति कार्य करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक के भांति काम करता है, इसे भी याद रखिएगा। है प्रश्न, ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ मीटर है, यांत्रिक यंत्र है, उसको आप याद रखिएगा। जैसे कि ओडोमीटर, ऑडियोमीटर के द्वारा, ऑडियोमीटर इसके द्वारा क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियो फोन के द्वारा क्या मापा जाता है? इसको लोग कान में लगा के सुनने के लिए काम करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। फाइडोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं। और रेन गेज के द्वारा वर्षा मापते हैं, वर्षा आने वाला है, यह सब रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। और एक्टिनोमीटर की सहायता से सूर्य के किरण की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, और बल कैसा राशि है? तो आप कहिएगा अदिश राशि है। नहीं, बल सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में, और यहीं से इसका नाम हो जाता है क्या? गंगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। हाँ, और अलकनंदा और पिंडार कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कि काली गंगा कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? नंदप्रयाग में। ये सभी याद रखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसी का आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं, जो रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। उसमें जो होमवर्क मिलता है इस बुक से भी मिलता है, इसलिए इसका भी वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।